हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट डे के करंट अफेयर से। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिदेशक बनाए गए प्रदीप सिंह खरोला। और कोझिकोड को, जो कि केरल का एक शहर है, इसको यूनेस्को की सूची के अनुसार भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। इसके अलावा अभी एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत 15वें स्थान पर पहुंच चुका है। हाल ही में हुई 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे के द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाओं पर 0% जीएसटी लगाने की बात की गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार के लिए 7 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। के राधाकृष्णन को 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का नाम होगा राधाकृष्णन कमेटी। भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में कुल 32 मेडल जीते हैं, जिनमें 19 गोल्ड शामिल हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल का खिताब और डबल्स का भी खिताब जीतने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं श्रीजा अकुला। अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है 1 मिनट में। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विज मिलेगी। अगर आप हमारे ई बुक चाहते हैं तो ई बुक भी वहां से ले सकते हैं, पेड ई बुक और पेड वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जून को। तो अभी 25 जून को डे ऑफ सेफरर या कहें नाविक दिवस मनाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्री दिवस भी कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र स्तर से जो नाविक यात्रा कर रहे होते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है ये दिन। इसकी शुरुआत 2010 में हुई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दोस्तों ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जो समुद्री यात्री होते हैं, नाविक होते हैं, उनको अधिकार क्या दिलाया जाए, उनके लिए नियम क्या हो, उनके नियम को उनको फॉलो कैसे कराना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और इसके महासचिव हैं वर्तमान में आर्सेनियो डोमिंगुएज। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जून महीने के। तो जैसा कि आप जानते हो हर दूसरे तीसरे दिन रिवीजन कराया जाता है। चलिए आज रिवीजन करते हैं हम लोग। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही विश्व अभिभावक दिवस मनाया गया। 2 जून तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। इसके अलावा 23 जून को संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया और 25 जून को अभी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। आगे, जून 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने 1 वीक 1 थीम अभियान शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 वीक 1 थीम नाम से एक अभियान शुरू किया है। ये अभियान जून महीने में अभी लॉन्च किया गया है। ये पिछले साल आए 1 वीक 1 लैब का की तरह ही उसी के तर्ज पर शुरू किया गया है। 1 वीक 1 लैब ये पिछली साल शुरू किया था इन्होंने और इस बार 1 वीक 1 थीम कैंपेन शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस थीम का उद्देश्य है कि इनोवेशंस को सभी क्षेत्रों के लिए बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए क्या कुछ नया किया जा सकता है उन सबको यहाँ पर समेकित किया जाए। तो हर सप्ताह हर एक थीम, ठीक है ना, मतलब हर सप्ताह एक नई थीम के साथ काम करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बाद अगर बात करें तो इस बार कई सारे मंत्रालय इनको मिले हुए हैं, जैसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं ये,
प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग देखेंगे, अंतरिक्ष, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग में राज्य मंत्री, ये सभी विभाग ये देख रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छा, बाकी लोगों को कौन से मंत्रालय किसे मिले हैं, इसको जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। 1 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। आप लोग भी फटाफट से इसको देख लो और याद कर डालो, क्योंकि इसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, पिछली बार किसे कौन सा मंत्रालय था, इस बार आपको क्या जानना है, क्या क्या याद करना है, क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय में मंत्री रिपीट हुए हैं। तो किसे याद करना है, कौन कौन से पुराने वाले थे, तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से इसमें वीडियो में समझ में आ जाएगा और कम से कम याद करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलाव नहीं हुआ है। और इसके अलावा अब टॉपिक वाइज सीरीज आप लोग की डिमांड पर शुरू कर दी गई है और ये टॉपिक वाइज सीरीज का कल पहली वीडियो आया, सूचकांक, इंडेक्स और रैंकिंग 2024। मात्र 20 मिनट में आप जाकर के इसको रिवाइज कर लीजिए। जबरदस्त तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ चीज़ें दी गई हैं, मतलब आपको फुल कंटेंट मिलेगा सूचकांक और इंडेक्स रैंकिंग में। मतलब आपको हर एक प्रकार का, टॉप पर कौन है, जारीकर्ता कौन है, भारत की रैंक कौन सी है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये सब बताया गया है। इसको जरूर देखिए जाकर चैनल पर, और वीडियो सेक्शन में ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में, जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है। मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां हर एक जिले में एक एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि भारतीय ज्ञान का परंपरा केंद्र भी खोला जाएगा उसी में। तो 1 जुलाई से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और साथ ही साथ ये कुछ और अनाउंसमेंट भी किए इसी मीटिंग में। जैसे इन्होंने कहा कि श्री अन्न संवर्धन अभियान शुरू करेंगे, जो मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देगा दैनिक जीवन में। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश राज्य ड्रोन नीति भी लाने वाला है। तो अच्छा, आपको पता हो अगर कि ग्वालियर जो है, जो कि मध्य प्रदेश का ही है, वहाँ पर पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। और ग्वालियर को लेकर के अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर को यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है। कोझिकोड को साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत का शहर, दोनों ही याद रखना। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की बात थी। अब मध्य प्रदेश पिछले दिनों में और कब कब चर्चे में रहा था, इन्होंने दोस्तों पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया, श्री पर्यटन, प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा। इसके अलावा इंदौर में 2.18 लाख मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में नोटा दबा करके एक नया अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। इंदौर दोस्तों भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है, ये पिछले 7 बार से ये टॉप पर आती रही है। गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। हाइड्रोजन संयंत्र यहाँ पर बनाया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सालू नागू को बनाया गया है। हरित ऋण कार्यक्रम कार्यान्वयन में यह अग्रणी है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई। बैगलेस स्कूल पहल इन्होंने शुरू किया। मध्य प्रदेश अगर आप देखोगे मैप में कहाँ पर है, तो बिल्कुल मध्य में है। भोपाल राजधानी है। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है दोस्तों, माधव, पन्ना, वन विहार, पेंच, कान्हा किसली, ठीक है, संजय, ये सभी नेशनल पार्क है। असीरगढ़ दर्रा यहाँ पर है। 55 जिले हैं। विधानसभा में 230 सीट, लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ पर है। अगला, हाल ही में राज्यसभा में सदन का नया नेता किसे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा में सदन के नए नेता नियुक्त किए गए हैं दोस्तों जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो अभी तक दोस्तों ये बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। इस बार इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है ना, जेपी नड्डा जो हैं ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री होंगे और इनको साथ ही साथ में राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। ये पीयूष गोयल की जगह लेंगे। पिछली बार पीयूष गोयल जी सदन के नेता थे, अब की बार जगत प्रकाश नड्डा होंगे राज्यसभा में सदन का नेता। ये ध्यान रखने वाली बात है, सदन का जो नेता होता है वो होता है सरकार की तरफ से और विपक्ष का जो नेता होता है वो होता है विपक्ष की तरफ से। तो जेपी नड्डा जो होंगे ये सदन के नेता होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे। ठीक है, पिछली बार भी थे, इस बार भी रहेंगे। अच्छा, 18वीं लोकसभा में अभी शपथ ग्रहण समारोह चला 2 दिन, 24 जून और 25 जून को। ठीक है, 24 जून को आधे से ज्यादा नेताओं ने, सांसदों ने शपथ ग्रहण की और बाकी लोगों ने 25 जून को की। अब आज जो होगा, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का जो सेशन चल रहा है
हालांकि इस पर मैं वीडियो भी देने की सोच रहा हूं, अगर टाइम मिला तो वीडियो भी दूंगा। लोकसभा का ये विशेष सत्र चल रहा है, मतलब ना ये मानसून सत्र है, ना बजट सत्र है और ना ही शीतकालीन सत्र है। ये एक विशेष सत्र है जो 10 दिनों के लिए बुलाया गया है। 10 दिनों तक ये लोकसभा का जो सत्र चलेगा, इसमें पहले तो शपथ दिला दी गई 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। अब इसमें आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज 26 जून है और आज चुना जाएगा स्पीकर। तो देखना होगा स्पीकर कौन होगा। और उसके बाद भी साथ ही साथ इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष ने भी स्पीकर को अपनी तरफ से चुनाव के लिए खड़ा किया है और सत्ता पक्ष ने भी खड़ा किया है। तो मतलब इस बार चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा स्पीकर का पद, वैसे आम सहमति से होता था। तो जो भी डिटेल है मैं आपको आज दिन में वीडियो बना करके इसको दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्पीकर वगैरह वाला सिस्टम क्या है, कैसे चुनाव होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये झारखंड में अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड, जो आप सुने हो ना, कंपनी है भारत सरकार की, महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। तो इस कंपनी के द्वारा, इसी की एक सब्सिडरी है, इसके द्वारा भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब इसके तहत कोयला बाहर निकाल करके लाना नहीं पड़ेगा, वहीं अंदर में ही, खदान में ही कोयला को गैस बना दिया जाएगा। अब कोयला जब गैस बन जाएगा तो गैसीकरण प्रक्रिया के थ्रू गैस के रूप में ही यूज में लाया जाएगा, ठीक है। तो ये कोयला गैसीकरण का पायलट प्रोजेक्ट है जो अभी झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में किया गया। इसके तहत देखो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये परियोजना की जा रही है। अभी पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट तब होता है जब कोई बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है तो उसका एक छोटा परीक्षण किया जाता है, तो उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है। अब कोयला खादान से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि कोयला गैसीकरण प्रक्रिया खादान के अंदर ही हो जाएगी। अब कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और फिर इनसे इनका सिंथेटिक यूज किया जाएगा, जैसे प्राकृतिक गैस के रूप में, ईंधन के रूप में, उर्वरक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, या और भी जो इंडस्ट्रियल यूज होगा उसके लिए इसका यूज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहले जैसे कोयला निकालते थे फिर उसको ला करके अलग अलग क्षेत्रों में यूज करते थे, कोयला को ढोना पड़ता था, ट्रेवल, परिवहन, बहुत सारी चीजें होती थी। इस बार अब वहीं पर गैस बना लिया जाएगा, ठीक है। झारखंड की बात आई है तो झारखंड के CM देखो चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन है, इनका फोटो यहाँ नहीं लगा है, सोरेन है, ठीक है। हेमंत सोरेन जेल में है और चंपई सोरेन नए CM बने हैं। इसके अलावा राजधानी इसकी रांची है। 24 जिले हैं, विधानसभा में 81 सीट, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीट यहाँ से जाती है। CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। हजारीबाग, राजा तालाब, तोंपवांची झील जो है ये प्रमुख झीलें हैं। बेतला नेशनल पार्क ये पूछा जाता है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य भी पूछा जाता है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। अगला, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नाम की पुस्तक का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, रमेश बैस ने अभी एक किताब का अनावरण किया है। ये किताब है गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। ये बुक बेसिकली महाराष्ट्र सरकार के बारे में दिखाती है कि गेटवे टू द सी मतलब कि गेटवे के रूप में कैसे महाराष्ट्र यूज होता है, क्योंकि आप जानते हो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही है। वहां पर कैसे पोर्ट्स काम करते हैं, डॉक्स कैसे काम करते हैं मुंबई रीजन में, ये सब चीजें इसमें दर्शाई गई है। तो इसको प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस पुस्तक का संकलन मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी ने किया है, मतलब कोई लेखक ने नहीं लिखा है, वो कोई कहानी वाली पुस्तक नहीं है। ये 18 लेखकों का इसमें लेख भी लिखा गया है और मुंबई क्षेत्र के ऐतिहासिक बंदरगाह और डॉक्स के बारे में इसमें फोकस किया गया है। अगला, यहाँ पर कुछ और पुस्तकें जो पिछले दिनों में आई हैं चर्चे में, उनका हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये अल्पना किलावाला ने लिखा है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट्स, R अश्विन की ये पुस्तक है। द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन की बुक है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा। जस्ट ए मर्सनरी, दुव्वरी सुब्बा राव ने लिखा। नाइफ, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने लिखा। अगला, हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया? तो केरल विधानसभा ने एक बार फिर से केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया।
पिछली बार अगर आपको याद हो, अगर आप डेली करंट अफेयर हमारी फॉलो करते होगे, तो मैंने आपको बताया था नवंबर 2023 के आसपास में, ठीक है, कि केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। और अभी क्योंकि वो खारिज हो गया था, अभी फिर से ये प्रस्ताव इन्होंने पेश किया है। कहाँ से खारिज हुआ था? देखो, ये अपना राज्य में असेंबली में तो पास करा लिए थे, केंद्र के पास जब गए तो केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी राज्य का नाम जो है आर्टिकल 3 के तहत केंद्र सरकार ही बदल सकती है राष्ट्रपति के थ्रू। तो केंद्र सरकार मतलब कि संसद में पास कराना होगा, तो संसद में वहां से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है भैया, चुनाव हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर से खबर लेंगे। अब इस बार चुनाव में चूंकि आप देखो रिजल्ट की में नतीजे लगभग लगभग काफी टक्कर वाले हैं, मतलब 230 प्लस जो है ये अपोजिशन में संख्या है। तो ऐसे में इनको फिर से संभावना लग रही है केरल राज्य सरकार को कि इस बार अगर फिर से संसद में जाएगा तो यहाँ पर चूंकि इनकी भी संख्या ज्यादा है, विपक्ष की भी, और सत्ता पक्ष में भी अगर कुछ लोग और सपोर्ट कर दिए तो ये बिल पास हो जाएगा दबाव वगैरह बना करके, और जब पास हो जाएगा तो केरल का नाम केरलम हो जाएगा। केरल का नाम केरलम करने पर क्यों ये तुले हुए हैं? इनका कहना यह है कि केरलम हम लोग केरलम ही कहते हैं क्योंकि मलयालम वहाँ पर यूज होती है, तो मलयालम, उनका कहना यह है कि हम लोग तो यहाँ केरलम ही बोलते हैं, तो इस हिसाब से केरलम हो जाना चाहिए नाम। केरल तो हिंदी शब्द है, ये इनका कहना है। पिनरई विजयन ने यह बिल पेश किया था। अनुच्छेद 3 के तहत आपको पता होगा, पॉलिटी में मैंने महामैराथन की जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया गया था सबको अच्छे से कि आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानसभा बाध्यकारी नहीं है। अपने यहाँ ये भले पास करा लें, लेकिन अल्टीमेटली चेंज होगा संसद से ही। तो संसद में देखना होगा कि ये पास होता है कि नहीं, पास हो जाएगा वहां पर सब कुछ, तब चेंज हो पाएगा। अगला, यहाँ पर केरल के बारे में देख लो। केरल के बारे में वैसे तो मैंने कल चर्चा की थी, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। दक्षिण में है, ये रहा केरल, कल हम लोगों ने बात की थी। अभी अगला, हाल ही में किस राज्य को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया? तो अभी हाल ही में श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया। देखो अभी 3 टैग हो गए, एक तो संगीत का शहर ग्वालियर, एक साहित्य का शहर कोझिकोड, और एक देखो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिल गया है श्रीनगर को। हालांकि ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दिया है, ये दोनों यूनेस्को ने दिया था। श्रीनगर आप जानते हो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ये अपने क्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर लकड़ी की भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, शिल्प बनते हैं, जैसे बैट वगैरह भी बहुत फेमस है कश्मीरी लकड़ी के, आप सुने भी होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राफ्ट यहाँ के फेमस हैं, ठीक है। तो उसको वर्ल्ड लेवल पर बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए और पॉपुलर करने के लिए ये किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल देती है। इसके बारे में बात करें तो 1964 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला, जून 2024 में भारत के सबसे बड़े सामान्य बीमाकर्ता कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो इसकी सीएमडी नियुक्त की गई है गिरिजा सुब्रमण्यम। गिरिजा सुब्रमण्यम आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ये नई सीएमडी होंगी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की। तो इनको अपॉइंट किया गया है। इनके पास 34 वर्षों से अधिक का बीमा क्षेत्र में अनुभव है, सांख्यिकी में स्नातक हैं और बीमा संस्थानों की ये फेलो मेंबर भी रह चुकी हैं। तो साथ ही साथ ये चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट लंदन की एसोसिएट मेंबर भी हैं, ठीक है। तो इनको नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला, भारतीय सेना ने कहां पर स्थित खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोला? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खालूबार युद्ध स्मारक जो है भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए ओपन कर दिया है। पर्यटक यहाँ पर जा करके देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। लद्दाख में ये स्थित है। खालूबार युद्ध स्मारक दोस्तों ये जुड़ा हुआ है 1999 के कारगिल युद्ध से। 1999 में कारगिल युद्ध जब हुआ था तो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि हम लोगों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो हम लोग के पक्ष में नहीं थी, इस वजह से हम लोग को ज्यादा लॉस हुआ था। लेकिन दोबारा से कारगिल हिल पर और जो बाकी के हिल थे उन पर कब्जा भारतीय सेना ने जमा लिया। तो कारगिल युद्ध जो हम लोगों ने जीता था ना 1999 में, तो उसी की याद में ये खालीबार युद्ध स्मारक भी बनाया गया था, खालूबार युद्ध स्मारक। और खालूबार एक स्थान वहां पर प्लेस है, वहां पर भी कई भारतीय सेना के जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसको अभी वहां पर पर्यटकों के लिए ओपन कर दिया है। पर्यटक जाकर के यहाँ पर
दर्शन वगैरह कर सकते हैं, इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। भारतीय सेना के द्वारा फॉरएवर इन ऑपरेशंस नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है प्री कारगिल विजय दिवस के रूप में। चूंकि अभी देखो ये 26 जून है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाएगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार की खास है क्योंकि 25वीं वर्षगांठ है। तो 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने विजय हासिल की थी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान भारत युद्ध में। तो यही है बात, खालूबार युद्ध स्मारक याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हो, भूल गए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल को देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचती रहेगी। और जो टॉपिक वाइज मैंने शुरू किया है उसका भी कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। सूचकांक वाली वीडियो आई है, उसको जाकर के देख लेना। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की जो रेलवे स्पेशल की ई बुक आई है 1100 प्लस क्वेश्चन की, इसको अगर आपको बाय करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, यहीं पर QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना है और ये ई बुक आपको वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। इसमें थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर सभी हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। ऑफलाइन अगर आपको बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए, लोको पायलट या टेक्नीशियन के लिए, तो ये भी अवेलेबल है अमेजन पर, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ये मात्र 99 रुपए में है अभी के लिए, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो फटाफट से। लोको पायलट की भी वैकेंसी बढ़ गई है, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ गई है, तो चांसेस ज़्यादा है, प्रैक्टिस करते रहो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। लद्दाख में मनाए जाने वाले हेमिस महोत्सव निम्न में से किस धर्म के लोगों से संबंधित है? तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों से संबंधित है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीमा ने जीता है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है NTA की स्थापना कब हुई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता मिली? आज ही की वीडियो मैंने आपको 2 बार बताया, तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर आपको क्विज भी मिल जाएगी। तो MJT ऐप भी डाउनलोड करें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, यहाँ पर भी आपको PDF भेजी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।